अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? रेड बदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ कफ्स बाय जिब्रान अतीक का 7th एपिसोड लेकर। और अब तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। बाब चहर्रम, इंतकाम नस्लें खा जाता है। सूरज की रोशनी छनकर खिड़कियों से अंदर आ रही थी। घर में जलती बत्तियों की रोशनी मध्यम पड़ चुकी थी। रात की निस्बत दर्जा हरारत खासा बढ़ चुका था। उसने हिलना चाहा तो सारा जिस्म सुनसा था। धीरे से आंखें खोली तो तेज रोशनी के पास वापस बंद कर ली। सर सोफे की पुष्ट से टिकाया और एक झटके से दोबारा आंखें खोल दी। वो रात से यहीं सो रही थी। गोद में नजरें पड़ी तो बुराक पुरसकून सा सो रहा था, दुनिया की हर फिक्र से आजाद। उसने अब तक आनिया का हाथ थाम रखा था। उसने हाथ निकालना चाहा मगर गिरफ्त सख्त थी। उसने भी जिद छोड़ दी। उसके चेहरे पर नजर पड़ी तो कई लम्हे देखती ही रही। उसका चेहरा साफ था, न कोई दाग, न ही किसी किस्म का कोई निशान। और सबसे ज्यादा अच्छी उसे उस वक्त उसकी खामोशी लग रही थी। वो खामोश अच्छा लगता था। उसने दिल में एतराफ किया। बोलते हुए भी तो बुरा नहीं लगता था। एक और आवाज आई, उफ आनिया उफ, क्या सोच रही हो? उसने दिल ही दिल में खुद को डपटा मगर नजरें बेइख्तियार उसके चेहरे पर ठहरी रहीं। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे नीमकश को ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। और इस बार वो उसे कई लम्हे देखती रही मगर अपनी जगह से हिली नहीं कि वो उसकी नींद खराब नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद बुराक ने खुद ही आंखें खोल दी। आनिया ने एकदम ही निगाहों का रुख मोड़ा। आप मुझे देख रही थी? उसकी आवाज नींद में डूबी हुई थी, मामूल से ज्यादा भारी और ठहरा हुआ लहजा। सब्ज आंखों में सुर्खी थी और बाल बिखरे हुए थे। मैं क्यों देखूंगी? वो साफ मुकर गई, फिर उसके सर के नीचे से हाथ रखकर उसे उठा दिया। बुराक ने उसके साथ सीधा होकर बैठते हुए रुख उसकी जानिब फेर। सुबह सुबह झूठ नहीं बोलते आनिया, लहजे से शरारत झलक रही थी। मेरी मर्जी, मैं जो करूं। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले? वो चिढ़ गई थी। आखिरी इतलात के मुताबिक आपका शोहर। जवाब फौरन आया था। बड़ी कोई खुशफहमियां है जनाब को, वो कहती उठी। इससे पहले कि आगे बढ़ती उसकी कलाई बुराक के हाथ में थी। कहाँ जा रही हैं? वो आंखें रगड़ते हुए बोला, जहन्नुम में। वो उसे देख कर रह गया। आनिया ने हाथ छुड़ाना चाहा तो उसने गिरफ्त मजबूत कर ली। एक तो हमेशा ताकत क्यों दिखाता था? बुराक मेरा हाथ छोड़ो। आनिया के कहने पर उसने छोड़ दिया तो वो आगे बढ़ गई। जहन्नुम में जाने के लिए ब्रश कर लीजिएगा। यहाँ तक महसूस हो रहा है कि नहीं किया? उसने ऊंची आवाज में कहा तो सीढ़ियों से चढ़ती हुई आनिया एकदम रुकी। फिर पीछे मुड़कर उसे देखा। अच्छा खासा बदतमीज था। वो भागती हुई वापस आई, कुशन उठाया और उसके सर पर दे मारा। बुराक का जोरदार कहका हवा में बुलंद हुआ। इस कुशन से नहीं लगती मिसिस, उसने कुशन जमीन से उठाते हुए कहा। पर मेरी छड़ी से जरूर लगती है। जानी पहचानी सी आवाज थी। उस आवाज को बुराक हजारों में पहचान सकता था। गर्दन मोड़ा तो सामने वही खड़े थे, पहले से कदरे कमजोर, आंखों पर नजर का चश्मा लगाए, चेहरे पर झुर्रियां कुछ बढ़ गई थी। या शायद काफी वक्त के बाद देख रहा था इसलिए कुछ अलग लग रहे थे। बुराक ने बेसाख्ता उनकी जानिब कदम बढ़ाए, फिर ठिठक कर वहीं रुक गया। नजर पीछे से आती हुई युवना पर पड़ी तो जैसे पांव पत्थर के हो गए। पूरा घर उसे खुद पर गिरता हुआ महसूस हुआ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आवाजें समातों में गूंजने लगी थी। सर में दर्द फिर से उठने लगा था। आनिया खामोशी से उसके बोलने का इंतजार करती रही मगर वो सांस रोके यमुना के चेहरे को तकता रहा। उसके फड़फड़ाते लब आनिया ने बखूबी महसूस किए थे मगर वो क्या करती, वो क्या कहती? अपने नाना से मिलोगे भी नहीं? नाना ने वहीं खड़े छड़ी एक तरफ फेंकी और बाहें फैलाते हुए उसके अपनी तरफ बुलाया। चश्मों के पीछे आंखों में जमा पानी चेहरे पर बह गया। वो बुत बना खड़ा रहा, जैसे हिलना भूल गया हो। मैं आपसे अपने तमाम रिश्ते तोड़ रहा हूँ। हाँ, यही तय हुआ था, फिर वो क्यों आए थे? नाना के कदम उसकी तरफ उठे तो बुराक के हाथ पहलू में जा गिरे। कुशन जमीन पर गिर गया। मैं खुद आ जाता हूँ, वो कहते आगे बढ़े और उसके ऐन सामने खड़े हो गए। बुराक की आंखें अपने अंदर उबलता हुआ पानी और मजीद रोक न सकी। पानी की कई कतरे चेहरे पर गिरे और जमीन बोस हो गए। लियाकत ने एक झटके से उसे अपने सीने से लगाया। बुराक के हाथ खुद ब खुद उनके गिर्द हमाइल होने लगे। उसने किसी बच्चे की तरह अपना चेहरा उनके गर्दन में छुपा लिया, बिल्कुल उस 9 साल बच्चे की तरह जो अपनी माँ की झड़क पर अपने नाना के गले लग जाया करता था, जिसकी कुल कायनात वही थे। वो कितने ही लम्हे उनसे लगा रहा,
आनिया को समझ न आया कि वो क्या तासुरात जाहिर करे। वो जब उससे अलग हुए तो वो उनके लिए पानी ले आई। तब तक वो उन्हें सोफे पर बिठा चुका था। पानी दिया तो उन्होंने ठोकर मारकर गिरा दिया। मैं जज्बात की शिद्दत से उनसे जुमला तक अदा नहीं हो रहा था। मैं पागल था ना जो इतने साल तुम्हें पालता रहा। अटकते हुए जुमला मुकम्मल किया और उसके कंधे पर थप्पड़ दे मारा। फिर आसपास नजर घुमाई। मेरी छड़ी कहाँ है? उनके कहने पर वो छड़ी लाकर उनके पास बैठ गया। तमाम रिश्ते नाते तोड़कर आ गए। उन्होंने छड़ी हवा में बुलंद की तो बुराक ने आंखें मीच ली। वो इंतजार करता रहा मगर छड़ी उस तक नहीं पहुंची। धीरे से आंखें खोली तो नाना मुस्कुरा रहे थे। मेरे लिए तो आज भी वही छोटा सा बुराक है। कुछ याद आने पर रुके। नाम नहीं लेना था तुम्हारा? उन्होंने जैसे जबान दांतों में दबाई। वो सब कुछ भूलकर बेसाख्ता मुस्कुराया। ऐसा मत करो मेरे साथ। मुस्कुराहट मध्यम हो गई, आंखों में आंसू चमकने लगे। बुढ़ापे में कोई किसी को छोड़कर जाता है? वो अब शिकायत कर रहे थे। आनिया को अपना आप वहां गैर जरूरी सा लगने लगा। वो आपस में मुकम्मल थे। वो वहां फिट नहीं हो रही थी। अब वो कहीं भी फिट नहीं हो रही थी। वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि कलाई पर किसी का लम्स महसूस हुआ। वो उस लम्स को पहचानती थी। वो लम्स सारी रात उसने अपने हाथ पर महसूस किया था। वो उसको सारी उम्र भुला नहीं सकती थी। नाना, आप आनिया से मिले? वो जोश से कह रहा था। उसकी आवाज़ में कुछ अलग सा था। वो समझ न सकी, बल्कि वो उस इंसान को ही समझ न पाती थी। वो उलझ रही थी। एक बार फिर, ये आनिया है, सदर साहब की बेटी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो मुस्कुराए बिना न रह सकी। वो शख्स कभी कभी सारी दुनिया से ज्यादा मासूम लगता था। और मेरी बीवी, वो इजाफा करना नहीं बोला था। नाना के लब एक बड़ी सी मुस्कुराहट में ढले। तुम जानते हो बुराक, असद ने एक बार क्या कहा था? बाप का नाम कई दिनों बाद सुना था और वो कई दिन सदियों के बराबर महसूस हो रहे थे। बुराक ने सर नफी में हिलाया। उसने कहा था कि मैं बुराक को अपना बेटा बनाना चाहता हूँ। मेरी आनिया उससे छोटी है, मगर मुझे लगता है अगर कोई इंसान मेरे बाद उसका ख्याल रख सकता है तो वो बुराक है। उसने बेइख्तियार बुराक को देखा। ये तुम्हारा गार्जियन एंजल है। बाप के कहे गए अल्फाज कानों में गूंजे। उसकी गिरफ्त बुराक के हाथ पर सख्त हुई थी। बुराक ने पहले अपना हाथ देखा, फिर उसे, और फिर वो कहीं और देखना भूल गया। भूरी आंखों पर आंसू ऐसे अटके हुए थे जैसे किसी पत्ते पर बारिश के बाद पानी की बूंदें। और फिर वो बूंद उसके रुखसार पर गिर गई। बुराक का दिल किया उसे बहने से रोक ले, उसे किसी अनमोल मोती की तरह हमेशा संभाल कर रख ले। वो आंसू इतना फालतू ना था कि वो उन्हें ऐसे ही बहने देता। तभी कुछ याद आने पर बुराक की निगाहों का रुख दरवाजे की जानी मुड़ा। यमुना बेतासुर चेहरा लिए सबको देख रही थी। उसके दिल को कुछ हुआ, मगर फिर वहीं रुक गया। वो खुद आगे बढ़ी और आनिया को गले लगा लिया। वेलकम टू द फैमिली आनिया, मुस्कुराहट के साथ कहा। उसे अचानक उकताहट सी हुई थी। वो उस खानदान में शामिल होने नहीं आई थी। उसे बस कुछ दिन चाहिए थे, सिर्फ कुछ दिन। आप लोगों ने नाश्ता किया है? सब खामोश रहे तो आनिया ने खामोशी तोड़ी। हाँ बेटा, हम तो रात से सफर कर रहे थे, सुबह करके ही आए हैं। चलो भाई, मैं चला अपने कमरे में। नाना कहकर दाएं तरफ के कमरे की जानी बढ़ गए। यमुना ने भी सर हिलाया और अपना सूटकेस घसीटती हुई दूसरी जानी बढ़ गई। आपने भी क्या हुआ है नाश्ता मिसिस? उसने रुख मोड़ा तो वो उसके बेहद करीब था, इतना कि उसे बुराक की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हुई। हाँ, इतनी इमोशनल बातों से भर गया मेरा पेट। 4 करोड़ खाकर नहीं भरा, बातों से क्या भरेगा? उसके बड़बड़ाहट आनिया ने बखूबी सुनी थी। तुम जानते हो मुझे तुम कितने जहर लगते हो? वो जब्त करती बोली। हाँ, इतना कि आपने मुझसे शादी कर ली। ओह, 1 मिनट, बदले के लिए शादी? कहीं मेरे चार्म से इम्प्रेस होकर आपने इरादा तो नहीं बदल दिया मिसिस? वो शौक अंदाज में कहता उसके सामने आ खड़ा हुआ। फ्री मत हो बुराक, फ्री होने का हक है मुझे। आनिया ने हल्का सा धक्का देकर उसे एक तरफ किया। ये फिजिकल अब्यूज है। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। बुराक की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। जलती हैं आप मुझसे? देखो खुद को आईने में, तुमसे जलूंगी मैं? आनिया को जैसे हंसी आ गई थी। बुराक एक तरफ से निकलकर सीढ़ियों की जानी बढ़ा, फिर रुककर आवाज लगाई। बीवी, नाश्ता तैयार रखना। और वो ऊपर भाग गया था। नाश्ता? हाँ? मैं मर ना जाऊं इससे पहले, कहकर किचन की जानी बढ़ गई। सरवर मंजिल आज भी हर रोज की तरह खामोश थी। सूरज की नारंगी किरणें खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थीं।
रोशनी के बावजूद वो घर एक वीराना लगता था, एक ऐसा वीरान महल जिसमें किसी इंसान का बसेरा ना हो। कहते हैं जब घर में प्यार करने वाले लोग कम हो जाते हैं तो घर भी अक्सर सुनसान ही लगने लगते हैं, सब बदलने लगता है। शायद वो घर भी बदल गया था, उस घर में रहने वाले लोगों की तरह। जहाँ पहले सुबह खुशियों से हुआ करती थी, अब उसी घर में जैसे एक मातम सा होता था। रजिया इस वक्त अपने कमरे में लैपटॉप गोद में रखे हुए बेड पर बैठी थी। वो सामने खुली एक स्प्रेडशीट देखने में मसरूफ थी। वो कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट थी। कितना मुनाफा हुआ, कितना नुकसान, सब वहाँ लिखा था। वो सब उन्होंने एक वजह के तहत खोल रखा था। उनकी सेक्रेटरी का कहना था कि उन्हें नुकसान हुआ है, मगर वो जानती थी कि पिछले 2-3 माह से वो कैसे सब संभाल रही थी। उन्होंने इस कंपनी को चलाने के लिए दिन रात एक किया था, और अब ये नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकती। उन्हें इस बिजनेस को बचाना था, अपने भाई की इज्जत को बचाना था। फोन उठाया और उस पर किसी का नंबर मिलाया। कुछ घंटियों पर फोन उठा लिया गया। मुझे इस मामले की तह तक पहुंचना है, आखिर किसके अंदर इतनी जरूरत है। उन्होंने दुरुस्ती से कहते फोन बंद कर दिया। उस कमरे से निकलकर डाइनिंग हॉल की जानी बढ़ो तो इस वक्त वहां नाश्ते की महफिल लगी थी। सब लोग अपनी अपनी निशिष्टों पर बरासमान खाने में मसरूफ थे। शावेज डबल रोटी पर मक्खन लगाता और चम्मच से उसे साफ कर देता। ये अमल वो कोई 8वीं बार दोहरा रहा था। फिर पास बैठी माँ के हाथ में हल्की सी चपत लगाकर उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। फिर नफी में सर हिलाया, जैसे कह रहा हो मामा नहीं खाया जा रहा। माँ ने उसकी बात को समझते हुए दूध का ग्लास उठाकर उसे थमाया, जिसे उसने खुशी खुशी लबों से लगा लिया। वो उसे लेकर उठने ही लगी थी कि सगीर की आवाज़ पर रुक गई। भाभी, मैं ड्रॉप कर दूंगा इसे आज, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। शावेज ने एकदम माँ का हाथ थामा। बच्चे बुरे रवैयों को जल्दी नहीं भुला करते, उन्हें वक्त दरकार होता है। वो एक बार किसी से नफरत कर बैठे तो फिर मोहब्बत करने में उन्हें वक्त लगता है। यही हाल उसका था। नहीं, मैं खुद ड्रॉप कर लूंगी। वो ऐसी माँ हरगिज ना थी कि अपने बच्चों के लिए स्टैंड न ले सकें। उन्हें अपने बच्चों को इस ट्रॉमा से कैसे बचाना था वो जानती थी। मैं सगीर ने कुछ कहने के लिए लब बाकी थे, लेकिन उससे पहले ही रुकैया शावेज को लिए दरवाजा अबूर करते हुए बाहर निकल गई। पीछे खड़ा हर एक इंसान साकित था। बुराक, मैंने तुमसे शादी की एक शर्त रखी थी, उस वक्त तुमने हाँ कहा था। आनिया बुराक के साथ डाइनिंग टेबल पर थी। वो नाश्ते में मगन था, मगर नजरें उस पर मरकूज थी। आज शाम पार्टी में मेरे साथ चलें, मैं फिर आपको इस बारे में बताऊंगा। बुराक ने उसके बात को नजरअंदाज करते हुए अपना मुतालबा पेश किया। आनिया के तासुरात एक लम्हे में तब्दील हुए। ये मेरी बात का जवाब नहीं है बुराक। उसे गुस्सा आ गया था, मगर वो वैसे ही पुरसकून से बैठा रहा। लड़ती क्यों रहती हैं हर वक्त? उसने पराठा तोड़कर मुंह में डाला। बुराक, ड्रामे मत करो प्लीज। वो जैसे उसकी बातों से अब तंग आ रही थी। वो खड़ी होकर किचन की जानिब मुड़ी, मगर अगले ही लम्हे उसकी कलाई बुराक के हाथ में थी और एक झटके से वो उसे दीवार से लगा गया था। अभी मैं बात कर रहा था। उसका लहजा रौबदार था। आनिया के जिस्म में एक सनसनी खेज लहर दौड़ गई। क्या कर रहे हो बुराक? उसने उसे हटाना चाहा। एक बात याद रखें, मैं ये बात जानता हूँ कि आपने ये शादी बदले बदले वटेवर के लिए नहीं की, और ये बात आप भी जानती हैं। उसने दोनों हाथों से आनिया का चेहरा थामा। तो ये सब मत करें, मुझे एक बात बताएं, अगर ये शादी बदले के लिए है तो मार क्यों नहीं देती मुझे, बल्कि एक काम करें। वो घूमा, पीछे मेज पर छुरी उठाकर उसके हाथ में थमाई। ये ले, मार देना, बस बदला पूरा हो जाएगा आपका। आनिया ने एक नजर उसे देखा और फिर छुरी को। ये बटर नाइफ है, इससे कुछ नहीं होगा। उसने छुरी सामने करके ले रही। पल में बुराक के तने हुए आसाब ढीले पड़ गए। होंठ जो भीजे हुए थे मुस्कुराहट में तब्दील हो गए। शाम में तैयार रहिएगा, वो कहकर मुड़ गया। एक्सक्यूज मी, उसने पीछे से हाथ लगाई। जी हुकुम, वो कहता रुका। पार्टी किस चीज की है? शॉपिंग करवाओ, ऐसे कैसे तैयार रहिएगा? आखिरी जुमला उसने बुराक के अंदाज में कहा था, और उस वक्त जितना प्यार बुराक मिर्जा को उस औरत पर आया था, इतना शायद ही उसे सारी उम्र किसी पर आया हो। जारियान का वलीमा है। उसके कहने पर आनिया के होंठ गोल हुए, मुंह से ओ की आवाज निकली। दारिन ने बताया था मुझे। उसे याद आया, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। वो साफ मुकर गई। क्यों? दारिन जारियान को पसंद करती है और उसने किसी और से शादी कर ली। इंतहा का जाहिल इंसान। वो तो गालियां निकालना ही शुरू हो गई। लैंग्वेज वुमेन, वो कहता आगे आया।
क्या मालूम उनकी क्या कहानी हो। दारियन को जारियान पसंद था तो शायद जारियान को वो पसंद ना हो। जैसे मुझे आपसे मोहब्बत है मगर आपको मैं कातिल लगता हूँ, जो कि आप भी जानती हैं कि मैं हूँ नहीं। जारियान तो अपनी खुशी देखेगा ना। वो सही था और वो बुराक मिर्जा की पहली बात थी जिस पर आनिया मिर्जा ने इत्तेफाक किया था। चलेंगी? आह, काश वो उसे बता सकती कि वो जिस अंदाज में पूछा करता था उसके लिए इनकार करना नामुमकिन था। शॉपिंग के पैसे? बुराक की मुस्कुराहट गहरी हुई। इतने सारे पैसे तो हैं आपके पास। वो हक मेहर है, अब बेबी हक मेहर के पैसों से शॉपिंग करेगी? बुराक की सांसें तो एक लफ्ज पर रुक गई थी। उसने हक से कहा था वो लफ्ज, आज वो शायद उस पर दुनिया भी वार सकता था। जी बीवी। उसने कहते साथ वॉलेट से कार्ड निकालकर उसके हाथ पर रखा। लिमिट कितनी है? अगला सवाल। बुराक ने आबरूज खाए। कहीं ज्वेलरी पसंद आ गई तो बिल पे करते हुए शर्मिंदगी ना हो। वो जानबूझकर उसे छेड़ रही थी, इस बात से अनजान कि वो क्या कर रही है। वो उस शख्स को अपने लिए पागल कर रही थी और वो हो रहा था। उसे वो पागलपन दुनिया में हर चीज से ज्यादा अजीज था। जब उसने बीवी कहा वो उस एक लफ्ज में अपनी सारी उम्र गुजार सकता था। फिक्र ना करें, आजकल ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाती है। वो कहकर एक बार फिर जाने को मुड़ा मगर वो उसे एक बार फिर रोक चुकी थी। तुम्हारा नाम तो सिर्फ ये घर था ना, फिर ये रकम कहाँ से आई इसमें? उसकी बात पर मुस्कुराहट मध्यम हुई फिर दोबारा गहरी हुई। मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ आपको? वो कहता बाहर निकल गया और पीछे खड़ी वो मुस्कुरा दी। कुछ याद आने पर तासुरात पल में बदल गए। नहीं आनिया, यहाँ जो करने आई हो बस वो करो। उसने खुद को डपटा। आज की शाम कुछ अलग थी। आनिया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी बिखरी थी। उसे इस घर में रहते हुए कितने ही दिन हो गए थे मगर अब जैसे बुरा नहीं लगता था। वो तो कभी बुरा था ही नहीं। बुरा तो वो था जिस पर उसने भरोसा किया था, वो जिसके साथ उसने सारी उम्र गुजार दी थी। उसका दिल अजीब सा हो रहा था। वो गाड़ी से बाहर निकली और मॉल की तरफ बढ़ी। आज कितने दिनों बाद वो घर से बाहर निकली थी। उसने खुद को कैद कर लिया था जैसे किसी कफ्स में कोई परिंदा कैद हो, मगर इस बार परिंदा अपनी मर्जी से कैद हुआ था। वो परिंदा बाज जितनी ऊंची उड़ान भरना चाहता था। वो परिंदा कफ्स को छोड़कर आज बाहर निकल आया था। मॉल में अंदर जाते साथ उसकी नजरों ने यहाँ से वहां देखा और एक लंबी सांस भरी। गले में जैसे एक फंदा सा बन रहा था। वो भी नहीं जानती थी कि ये क्यों हो रहा था। एक जगह रुककर पानी की बोतल ली और उसे लबों से लगा लिया। पेमेंट करने का कार्ड निकाला तो एक मुस्कान चेहरे पर आ गई। ना जाने क्यों उस इंसान पर हक जताना अच्छा लगता था, जैसे बाबा के साथ महसूस होता था, बिल्कुल वैसे। और फिर जब वो कहता था कि उसे मोहब्बत है तब वो कितना अच्छा लगता था, ये शायद ही वो बयान कर सकती थी। ये क्या हो रहा है आनिया तुम्हें? उसने खुद से सवाल किया। फिर सर झटक कर फोन निकाला और उस पर कुछ लिखने लगी। यहाँ कुछ पसंद नहीं आ रहा मुझे, लिखकर बुराक के नंबर पर भेज दिया। फोन वापस रखने ही वाली थी कि वो बज उठा। सामने एक पैगाम जगमगा रहा था। आप सारा मॉल खरीद ले मादाम, फिर जो चाहे पहन लीजिएगा। मुस्कुराहट और ज्यादा फैल गई। दोबारा कुछ लिखने को स्क्रीन को छुआ कि किसी ने हाथ से फोन झपट लिया। दिल मानो उछलकर हलक में आ गया। नजरें उठाई तो सामने वो खड़ा था। साले। लब फड़फड़ाए, सांस रुक सी गई। वो कैद थी। वो उसके बाप के मरने के बाद कैद थी। वहां उस कॉटेज में उसके कानों में किसी की आवाज गूंज रही थी। कोई बार बार बुराक का नाम ले रहा था। बेटा, लोग बार बार एक झूठ दोहराकर उसको सच बनाते हैं। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत कर लेना। बाबा ने कहा था, क्या उसे यकीन करना चाहिए? जी बुराक सर। आखिरी जुमला। बुराक, बुराक, बुराक। वो आवाज शानासा थी, जानी पहचानी सी। बुराक का नाम ऐसे कौन बोलता था? वो वक्त में जैसे सफर कर रही थी, एक मंजर से दूसरे मंजर, कमरा अदालत से कॉटेज और कॉटेज से उस रात में सर्वर मंजिल की छत पर बैठे जहां उसके साथ एक और इंसान था, उसका दोस्त, उसका पहला प्यार। तुम उसका नाम गलत लेते हो, आने ने तनक कर कहा था। मतलब? साले ने झुरझुरी ली। मतलब उसका नाम बुराक है, BURAQ। तुम उसे BRAAQ कहते हो। बे के ऊपर पेश आती है। मंजर एक झटके से हवा में तहलील हुआ। वो छत से उस कॉटेज में आ गई। हाथ बंधे थे, वो बाहर कैसे देख सकती थी? अगर वो साले था, नहीं वो नहीं हो सकता, वो तो दोस्त था ना। वो हो ही नहीं सकता। आनिया ने अपना माथा लकड़ी से बनी दीवार से टिका दिया।
यार अब मेरी मदद कर। वो जैसे गिड़गिड़ाई। या अल्लाह, तू कहता है ना तुझे ज़रूरत के वक्त पुकारो तो तू आ जाता है। यार अब मेरी मदद कर। दुआ अभी अधूरी थी। उसने आंखें खोली। लकड़ी गीली थी। मतलब ओ गॉड, उसने पहले क्यों नहीं सोचा। उसने नजरें घुमाई तो दीवार के दूसरे कोने से हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। मतलब वहां सुराग था, मगर वहां तक जाए कैसे। बेटा, अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो मेहनत करते हैं। बाबा एक बार उसकी मदद को आए थे। उसकी आंखों से पानी बहने लगा। वो उसकी जिंदगी के हर पहलू के लिए एक सबक देकर गए थे। उफ बाबा, काश आप यहाँ होते। उसने पीछे बंधे हाथों पर हल्का हल्का सा जोर डाला और फिर अपनी पुष्ट को उठाकर आगे रखा। वो किसी सांप की तरह रेंगती हुई दीवार के दूसरे कोने तक गई थी। उस सुराख में आंख डालकर देखा। वो बहुत छोटा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। मतलब मेहनत रायगा नहीं। कहा ना, जो मेहनत करता है रब उसकी मदद करता है। आन्या ने अपने दांत लकड़ी में गाड़े। लकड़ी टूटकर उसके मुंह में आ गई थी। उसने लकड़ी को एक तरफ थूका और यही अमर दोहराती गई। सुराख अब इतना बड़ा हो चुका था जहां से वो बाहर देख सकती थी। उस इंसान की पुश्त आन्या की तरफ थी। उस कॉटेज की दीवार पर कई सारी स्क्रीन्स लगी थी। उनमें किसी का घर था। उसने गौर करना चाहा तो एक कमरे में उसे किसी की तस्वीर नजर आई। वो उसे जानती थी। वो बुराक था। उसके साथ कुछ और लोग भी खड़े थे और उनमें एक बंधा हुआ शख्स जिसे वो व्हीलचेयर पर बढ़ा रहे थे। उसके मुंह में कपड़ा ठूस रखा था। उसकी हूं की आवाजें अब आनिया को सुनाई दे रही थी। फिर वो शख्स एक झटके से पीछे मुड़ा। उस कॉटेज में बैठी आनिया जैसे पत्थर की हो गई, एकदम साकित, जामिद। वो आमनाकोश वाला इंसान, वो वही था। वो जो बुराक का नाम गलत लेता था। वो जो हर रोज रात को उसके साथ बैठकर चाय पीता था। वो उसका दोस्त था। आनिया को लगा उसका दिल उछलकर हलक में आ गया है। उसे लगा उसके गले के इर्द गिर्द एक खारदार सी तार बन गई। आवाज गले में अटक सी गई। दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। साले ने घूमकर एक थप्पड़ उस शख्स के चेहरे पर दे मारा। ए, आवाज आई तो जिंदा काट दूंगा। ये कौन सा रूप था साले का। वो स्याह रंग की जैकेट, स्याह रंग की पैंट और स्याही मास्क जो इस वक्त चेहरे से हटाकर सर पर रखा हुआ था। वो रात, बारिश, वो हमला, वो सब साले ने किया था। वो रो तक न सकी, जैसे किसी ट्रांस की कैफियत में वहां बैठी हो। जब बुराक आया तब वो उससे भी कुछ न बोली। उसे घर जाना था, सबको बताना था कि साले ने उसे अगवा किया था। साले उसे मारने के लिए उस पर हमला करता था और वो जिसे कातिल समझती रही थी, वो उसका सेवियर था। वो उसको बचा रहा था और साले उसे मारना चाहता था। मगर क्यों। सामने खड़े शख्स को देखकर वो जैसे बर्फ का मुजस्मा बन गई थी। ओ खुदाया, वो क्या करे। अगर उसने मारने की कोशिश की तो वो अपनी जान कैसे बचाएगी। या अल्लाह, मेरी मदद कर। दिल ही दिल में उसने दुआ मांगी। मगर दुआएं इतनी जल्दी कहाँ असर करती हैं। तुम यहाँ, वो उससे पूछ रहा था। आनिया की हिम्मत न हुई कि वो निगाहें उठा सके। उसके सारे जिस्म पर ठंडा पसीना था। जिस्म कांप रहा था, मगर वो हार नहीं सकती थी। उसे हिम्मत करनी थी। यहाँ बुराक नहीं था जो उसे बचा लेता। यहाँ बाबा नहीं थे, यहाँ मामा नहीं थी, यहाँ कोई नहीं था। हिम्मत करके निगाहें उठाई। मेरा फोन वापस करो साले। धीमी आवाज मगर काटदार लहजा। मैंने कुछ पूछा है आनिया। वो जब्त करता आगे आया। आनिया का बाजू अपने हाथ में लिया। गिरफ्त सख्त थी। उसे अपनी जिल्द जलती हुई महसूस हुई। साले, बकवास मत करो, मेरा फोन वापस करो। उससे हाथ छुड़ाकर उसने दर्शी से कहा। फिर उसके हाथ से फोन झपट कर आगे बढ़ गई। मॉल के वॉशरूम में दाखिल होकर दरवाजा लॉक किया और शीशे में अपना वजूद देखा। तुम ऐसी नहीं थी आनिया, तुम ऐसी नहीं थी। उसकी आंखों से मन मन आंसू बहने लगे। सिसकियों की आवाजें बढ़ने लगी तो नल खोल दिया। दीवार के साथ लगकर नीचे बैठती चली गई। फर्श पर बैठकर कितने ही लम्हे रोती रही। फिर उठी और मुंह पर पानी फेंका। आंसू साफ किए। आंखों में लगाया हुआ काजल फैल गया था। कोई लगातार दरवाजा बजा रहा था। आंखों को वैसे ही छोड़कर उसने दरवाजा खोला और दोबारा आईने के सामने खड़ी होकर काजल ठीक करने लगी। कुछ ही देर में एक दुबली पतली सी लड़की अंदर दाखिल हुई। उसने साथ वाला नल खोला और अपने कपड़े साफ करने लगी। सही कहती हैं औरतें, ये आजकल के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। देखता नहीं ये बंदा मेरे ऊपर सारा जूस गिरा दिया। वो गुस्सा जब्त करती हुई अपने कपड़े साफ करने में मसरूफ थी। नजर आनिया पर पड़ी तो हल्का सा मुस्कुराई। ये लो। उसकी तरफ टिश्यू बढ़ाया। शुक्रिया।
आनिया ने शर्मिंदगी से कहकर थामा। उसे सामने पड़ी ये टिश्यू क्यों नजर नहीं आए? सब ठीक है? वो लड़की अब दोबारा पूछ रही थी। आनिया ने बस सर हिला दिया। ब्रेकअप कर कर आई हो या वो करके गया है? उसकी आवाज पर आनिया की नजर उसकी जानी मुड़ी। वो पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जा थी। इससे क्या फर्क पड़ता है? आनिया ने सवाल किया। कुछ था उस लड़की की सियाह आंखों में। करके गया है तो रोना बनता है। अगर खुद किया है और फिर भी रो रही हो तो जल्द उसे माफ कर दोगी। उसने जैसे तंज किया। मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ। चलो अच्छी बात है, वो एक तरफ रह गया है। उसने टिश्यू लेकर उसका काजल साफ किया। मैं शादीशुदा हूँ, आनिया ने इजाफा करना जरूरी समझा। फिर उसे रुलाओ बहन, खुद क्यों रो रही हो? वो टिश्यू अब डस्टबिन में डाल रही थी। रुलाती हूँ मगर वो प्यारा सा है, पिघल जाती हूँ। उसने ना जाने वो जुमला कैसे कहा था, और खुदा की कसम अगर ये जुमला वो प्यारा सुन लेता तो हार्ट अटैक तो पक्का था। ये प्यार में पागल औरतें, ये मर्द प्यार के लायक नहीं होते, यकीन करो। बड़ी नफरत है आपको मर्दों से। आनिया को दिलचस्पी हुई। देखो ना, अभी मेरे वाले ने मेरे ऊपर जूस गिरा दिया। उसने उस अंदाज में कहा था कि आनिया हंसे बगैर न रह सकी। खैर, प्यारी लड़की हो, जिस वजह से भी रो रही हो मत रो। ये आंसू इतने फालतू तो नहीं है कि ऐसे बहाती रहो इन्हें। वो संजीदा हो गई। कभी कभी बेबस हो जाती हूँ। जिस इंसान पर भरोसा करती थी वही धोखेबाज निकला। वो तल्खी से मुस्कुराई। धोखेबाज निकला तो जान ले लो, बाकी शोहर को कह देना संभाल लेगा। वो कहकर बाहर निकलने लगी। आपका नाम क्या है? आनिया पूछे बिना न रह सकी। बेला, बेला फारूकी नाम है मेरा। उसने वॉशरूम से सर अंदर करके जवाब दिया और फिर वापस मुड़ गई। आनिया मुस्कुराए बिना न रह सकी। फिर याद आने पर बाहर निकली। उसे शॉपिंग भी करनी थी। उसे वापस आते आते रात हो चुकी थी। मौसम ऐसा था कि शाम होते साथ ही सर्दी हो जाया करती थी। आनिया गाड़ी से उतरकर जब घर के अंदर दाखिल हुई तो बुराक नाना और अपनी माँ के साथ बैठा बातें कर रहा था। ना जाने क्या बात थी मगर उसके चेहरे पर गुस्सा वाज़ेह था। चेहरा सुर्ख हुआ था। वो जानना चाहती थी मगर कैसे पूछे। पास जाकर सलाम करती वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने स्याह रंग का गाउन पसंद किया था जो उसे आज पहनना था। आज वो बुराक को सब सच बता देना चाहती थी। यह भी कि उसके सारे घर में कैमरे लगे हैं जिनसे उस पर हर वक्त नजर रखी जा रही है। वो बेगुनाह था और वो उसे कोसती रही। आज सब ठीक होगा बुराक, वो कहते वॉशरूम में घुस गई। बुराक अपने कमरे में खड़ा टाई बांध रहा था। वो सियाह रंग के 3 पीस सूट के साथ सियाही टाई पहने हुए था। थोड़ी देर पहले नाना से हुई बहस से उसका मूड खराब हो चुका था। वो उन्हें जाने का कह रहा था मगर वो यहीं रुकना चाहते थे। टाई बांधकर वो बेड पर बैठा जूते पहनने लगा, इस बात से अनजान कि सामने उसे एक कैमरे की आंख देख रही है। काश इंसान के पास खतरे भाप लेने की कोई ताकत होती। बुराक जूता पहनकर खुद पर एक नजर डालता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर अब उसका रुख आनिया के कमरे की जानिब था। उसने दस्तक दी मगर आनिया ने दरवाजा नहीं खोला। थोड़ी देर इंतजार के बाद वो अंदर दाखिल हो गया। अंदर गया ही था कि वो सामने वॉशरूम से बाहर निकली। नजरें उठाई तो वापस झुकाना भूल गया। सियाह रंग के गाउन में मलबूस आनिया ने बालों को जूड़ा बना रखा था। आंखों के गिर्द काजल और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक थी। वो किसी मुजस्मे की मानिंद उसे यकटक देखता रहा। आनिया भी उसे ही तक रही थी। फिर हल्का सा आगे आई और उसके सामने हाथ हिलाया। हेलो, मुस्कुराते चेहरे के साथ चुटकी बजाई तो बुराक जैसे किसी तिलिस्म से बाहर निकला। ब्यूटीफुल, एक लफ्ज लबों से आजाद हुआ। नजरें अब तक उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। आनिया हल्का सा मुस्कुराई। लेट हो रहे हैं, चलना नहीं है? उसने याद दहानी करवाई। बुराक ने अपना बाजू उसके सामने किया। आनिया उसके बाजू को परे धकेलती बाहर निकली तो वो मुस्कुरा कर रह गया। जालिम औरत, वो बड़बड़ाता उसके पीछे हो लिया। गाड़ी में बैठते साथ आनिया ने उससे बात करना चाहिए। वो उसे सब बताना चाहती थी मगर बार बार उसकी नजरों से कंफ्यूज हो जाती। ऐसे मत देखो मुझे बुराक। जवाबन वो मुस्कुराया, उसका हाथ थामा और अपनी रान पर रख लिया। एक हाथ से ड्राइव करता वो उसे देखता फिर सड़क को। वो जैसे बस उसे जी भरकर देखना चाहता था। आज वो लगी इतनी खूबसूरत रही थी कि वो सारी दुनिया भूल गया था। ऐसे कैसे? उसने मुड़कर उसे देखा और फिर कहा, जैसे मैं दुनिया की सबसे कीमती चीज हूँ। और उसका दिल किया वो कह दे कि वो थी उसके लिए कीमती। है तो सही, मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती। फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ? मैं तो और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ मगर। वो रुक गया। आनिया खिलखिलाकर हंसती। बुराक ने गाड़ी एक तरफ रोक दी तो उसकी हंसी थमी।
आप क्यों चाहती हैं कि हम लेट पहुंचे? आनिया को समझ न आया कि उस सवाल के जवाब में क्या कहे, लेकिन वो संजीदा सा हो गया था। क्या मतलब? बुराक ने उसकी आंखों में झांका, फिर नजरें चेहरे पर घुमाई और कुछ नहीं कहकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। अचानक से वो दोनों चुप से हो गए थे, और क्यों हुए थे ये वो भी नहीं जानते थे। वो दोनों सुल्तान विला में दाखिल हुए और गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी। वो सफेद रंग की इमारत मानो किसी महल के मानिंद थी। अगर तुम उसे जरा ऊपर से देखोगे तो एक चौकोर इमारत जिसके दरमियान में एक लॉन है और चारों अतराफ कमरे बने हुए हैं। हॉल में दाखिल होते साथ ही कई शनासा चेहरे आनिया को नजर आए, मगर उसकी नजर उस सियाह आंखों वाली लड़की पर ठहर गई जो कि स्टेज पर कई लड़कियों में घिरी बैठी थी। वो आज दिन को ही तो उससे मिली थी। फिर नजर सात बेजार सी घुंघराले बालों वाली लड़की पर गई तो लब खुद ब खुद ही मुस्कुराहट में ढले। वो दारिन थी, और आनिया सरवर दारिन सुल्तान के लिए अपनी जान भी दे सकती थी। दारिन का चेहरा भी उसे देखकर चमक उठा था। वो स्टेज से उठकर आनिया तक आई और उसे गले से लगा लिया। बुराक आनिया के साथ पैंट की जेबों में हाथ डाले खड़ा था। वो दोनों अब रस्मी बातें कर रहे थे। बुराक मुस्कुराता आनिया को देखता रहा। कुछ लम्हों बाद वो दोनों एक तरफ खड़े थे। हॉल में नीम अंधेरा था। ऊंचे सीने तक आते मेज जिनके गिर्द लोग खड़े थे, सुल्तान्स और उनकी पार्टीज। बुराक ने सर झटका, फिर निगाहें घुमाई तो हॉल के दरमियान में कुछ जोड़े रक्स करने में मसरूफ थे। एक दूसरे की तरफ रुक किए आहिस्ता आहिस्ता हिलते हुए। मौसीकी की मध्यम आवाज भी हॉल में गूंज रही थी। रक्स करते जोड़ों पर सफेद रंग की रोशनी पड़ रही थी। उनके दरमियान वो दोनों भी मौजूद थे, जिनमें एक से वो अच्छे से वाकिफ था, लेकिन कभी ना झुकने वाले जारियान दुर्रानी की आंखें आज झुकी हुई थी। सियाह बालों वाली लड़की का हाथ उसके कंधे पर था। वो उसे खुद से दूर करता, हाथ की उंगलियां पकड़कर घुमाता और फिर वापस अपने पास खींच लेता। परफेक्ट, उसके लबों से यही अल्फाज निकले। आनिया ने उसके कंधे पर एक चपत लगाई तो उसका ध्यान उससे हटा। साथ मुड़कर उसे देखा तो वो चेहरे के जाविये बिगाड़े उन्हें देख रही थी। क्या? वो चौंका। कोई परफेक्ट नहीं है। मेरी दोस्त को धोखा दिया है तुम्हारे इस वकील दोस्त ने। बुराक मजीद उलझा। कैसा धोखा? अब चौंकने की बारी आनिया की थी। वो एकदम खामोश हो गई, फिर बात संभालने का सोचा। कुछ नहीं, गर्ल्स टॉक, उसने कहा और हाथ में मौजूद ग्लास को लबों से लगा लिया। आपको डांस करना आता है? बुराक ने उसके हाथों से ग्लास लेकर मेज पर रखा, फिर उसका हाथ थामा। मैं आई प्लीज? उसका अंदाज ऐसा था कि खुद ब खुद आनिया का सर अस्पात में हिला। वो रक्स करते जोड़ों के पास गए तो मौसीकी की धुन बदली। वो उसे हाथ थामकर घुमाता हुआ उन लोगों में शामिल हो गया था। फिर उसे अपने करीब खींचा तो आंखों से इशारा किया। क्या? उसने पूछा। हाथ रख लो। उसने कमर की तरफ इशारा किया। आनिया ने आंखें बंद करके खोली। अगले लम्हे उसका हाथ आनिया की कमर पर था। मौसीकार ने कोई धुन बजाई, फिर दोबारा गाना शुरू हो गया। वो पहली बार इतने करीब थे, एक दूसरे के इतने पास। आनिया ने कई सारा थूक निकला। आप नर्वस हो रही हैं? बुराक के लबों पर एक मुस्कान थी। आनिया को चिढ़ हुई। तुम्हारी तरह रोज नहीं नाचती ना, इसलिए, उसने तपाने वाला जवाब दिया, मगर उसकी मुस्कुराहट पर कोई असर न हुआ। अब मैं हूं ही इतना हैंडसम। आज भी 3 लड़कियां डांस के लिए पूछ चुकी हैं। उन पर रोशनी नहीं थी। आज किसी और का दिन था। सारी लाइमलाइट उनकी थी। मीसना, आनिया बड़बड़ाई। कुछ पूछूं? बुराक ने अगले सवाल किया। मौसीकी की आवाज में वो जैसे खो रहे थे। क्या? उसने कुछ सोचकर जवाब दिया। गुस्सा तो नहीं होंगी? उसके लहजे में कुछ था, कुछ ऐसा जो आज से पहले नहीं था। आनिया ने नफी में सर हिलाया। कुछ लम्हों बाद उसे बुराक के हाथ अपने गर्दन पर महसूस हुए थे। उसने झुकते हुए उसके माथे पर बोसा दिया। वो सिमट सी गई, फिर कुछ और झुकते हुए एक मोहर होठों पर सत की। वो किसी मोम की तरह उसके बाहों में पिघल गई। वो उसे थामे उसके माथे पर अपने सर टिकाए खड़ा था। उन्हें एक दूसरे की सांसों तक की आवाजें सुनाई दे रही थी। आनिया, उसने सरगोशी की। वो मिनमिनाई। आर यू श्योर? वो क्या पूछ रहा था? किस बारे में पूछ रहा था? वो उसकी बीवी थी, उस पर हलाल थी। शादी के इतने अरसे बाद आज क्यों इजाजत मांग रहा था? वो इंसान टेढ़ा था और वो उसे समझने में एक बार फिर नाकाम थी। बुराक, कुछ कहने के लिए लब वाकी है। आनिया, आप भी जानती हैं और मैं भी कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, मगर मैं एक बात जानता हूँ कि आप असल कातिल को बचा रही हैं।
आप जानती हैं वो कौन है? उसकी गिरफ्त कदरे सख्त हुई। कौन है वो जो आपको अपने बाप से भी ज्यादा अजीज है? उसने उसे दूर किया और फिर एक झटके से अपने करीब किया। फिर उसका हाथ हवा में उठाया और उसे घुमाता हुआ लोगों की झरमट से बाहर ले गया। हॉल के बाएं तरफ बालकनी थी। आसमान पर तारे जगमगा रहे थे। वो उससे रुख मोड़कर बालकनी की रेलिंग के साथ जा खड़ी हुई। कुछ लम्हों बाद उसे बुराक की थोड़ी अपने कंधे पर महसूस हुई। आनिया, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम माजी से नहीं निकलेंगे। वो अब उसके हाथ को थाम रहा था। मैं नहीं जानता क्यों, मगर आप कुछ छुपा रही हैं। आनिया ने आंखें बंद कर ली, सर उसके कंधों पर टिका दिया। प्लीज आनिया, मुझे बताएं। उसने कान में सरगोशी की। अभी नहीं बुराक, प्लीज अभी नहीं। उसकी गिरफ्त बुराक के हाथों पर सख्त हो गई। नाखून उसकी जिल्द में धस गए। बस इतना समझ लो कि वो मुझ पर, हम पर नजर रखता है। उससे पल पल की खबर है। उसने बुराक से कहा तो वह एकदम उससे अलग हुआ। वो उस पर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। वो उसे वक्त देना चाहता था जितना वो चाहे, लेकिन वो ये भूल चुका था कि उनके पास वक्त ही तो नहीं है। कुछ लम्हों बाद वो दोनों वापस अंदर की तरफ बढ़े थे। सब लोग खाने में मसरूफ थे। वो भी मेज तक गए और खाना शुरू किया। सब मुश्किल हो रहा था। आनिया को अब उसे सच बताना था, लेकिन वो उस घर में बुराक से बात नहीं कर सकती थी। उसने सच बताने के लिए मुंह खोला ही था कि एक और आवाज पर रुक गई। बुराक किसी से सलाम कर रहा था। आनिया की नजरें उस इंसान तक गई। उसकी आंखें देखकर वो लम्हे भर को रुक गई। वो आंखें थी ही ऐसी कि इंसान बस रुककर उन्हें देखता रहे। आनिया, ये मंसूर अंसारी हैं। बुराक ने उसे उनसे मुतारुफ करवाया। उसकी नजरें बुराक तक गई और फिर वो नजरें हटाना भूल गई। सिया अंधेरा, ऐसा कि उसे अपनी आंखें बंद हुई महसूस हो रही थी। उसने हाथ हिलाने की कोशिश की तो उंगलियां किसी सर्द लोहे से टकराईं। वो हरासा होकर चारों सिमत हाथ फैलाने लगी। इर्द गिर्द हर तरफ बेड़ियां सी महसूस हुई, जैसे वो किसी कफ्स में महबूस हो, और उसका वजूद एक जख्मी और लाचार परिंदा जिसके पर काट दिए गए हों और उसकी किस्मत में कैद लिख दी गई हो। वापसी पर बुराक और आनिया एक दूसरे से छोटी छोटी बातें कर रहे थे। वो कुछ कहता और वो मुस्कुरा देती, और फिर वो उसे हंसता देखकर अपनी हंसी भूल जाता। वो लड़की जैसे उसके हवासों पर छा गई थी। मोरख एक बार फिर कलम पकड़ चुका था, एक और मोहब्बत की दास्तान लिखने, मगर अंजाम से वो भी अनजान था। कौन जाने आगे क्या होने वाला था। आज बहुत अरसे बाद मैं ऐसे बाहर निकली हूँ, आनिया ने उससे कहा। फिर भी आपने मुझे सच नहीं बताया कि वो कौन था। बुराक ने गाड़ी मोड़ते हुए कहा था। रात काफी हो चुकी थी। कुछ इक्का दुक्का दुकानें खुली थी। ओह, तो मतलब आप मानती हैं कि मैं बेगुनाह हूँ। वो हंसा। अगर तुम गुनहगार होते तो तुम जिंदा न होते बुराक मिर्जा, आनिया ने कहा और गाड़ी से बाहर देखने लगी। हाँ हाँ, जोर तो मुझ मासूम पर ही चलता है ना, उसने शिकायत करने वाले अंदाज में कहा। शक्ल भी मासूम बनाई थी। वो हंसी रोक न सकी। बकवास मत, वो कुछ कहते कहते रुकी। बुराक रुको प्लीज, वो एकदम चीखी तो बुराक ने बारक रफ्तारी से ब्रेक पर पांव रखा। गाड़ी एक झटके से रुकी। ओह गॉड आनिया, क्या हो गया है। वो आनिया की जानिब मुड़ा। वो देखो, उसने उंगली उठाकर एक दुकान की तरफ इशारा किया। वो परिंदों से भरी एक दुकान थी। उसमें एक पिंजरा रखा था। वो पिंजरा 6 कोनों वाला था, नीले रंग के चमकदार धात से बना हुआ। उसके किनारों पर सुनहरी नक्शो निगार झलमिलाते थे, जैसे किसी ने उस पर जेवर तराशे हों। ऊपर की जानिब बारीक सलाखों का गुंबद सा बना था, जो नरम खम खाता हुआ ऊपर एक छल्ले पर खत्म होता था। नीचे की तरफ नाजुक मगर मजबूत टांगे उसे जमीन से कुछ ऊंचा रखती थीं। मजमूई तौर पर वो पिंजरा कीमती और शाहाना लगता था, जैसे कैद के लिए नहीं बल्कि नुमाइश के लिए बनाया गया हो। और उसमें बैठी हुई बुलबुल की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। प्यू प्यू की आवाज में एक लम्हे को आनिया को साकित किया था, और फिर उस बुलबुल के हुस्न ने। वो परिंदा दरमियाने कद का था। उसके पर भूरे और सफेद रंग के थे। सर पर सियाह कलगी बनी थी। गाल पर सुर्ख धब्बा नुमाया था और दुम के नीचे हल्का सा सुर्ख रंग झलक रहा था। उसकी चोंच बारीक और सियाह थी। आंखें गहरी और चमकदार थीं। वो सीधी सी लकड़ी पर बैठा था, जैसे किसी चीज पर ध्यान जमा रखा हो, जैसे वहां से निकलना चाहता हो, जैसे उसे वो कफ्स तकलीफ पहुंचा रहा हो। प्यू प्यू की आवाज अब बढ़ रही थी। जालिम सियाह दुकान का शटर नीचे करने लगा, जैसे उसे उन परिंदों की आजादी से झुंझलाहट हो
तभी आनिया की आवाज़ पर मुड़कर उसने गाड़ी की जानिब देखा। भाई रुको! वो तेजी से गाड़ी से नीचे उतरी थी। बुराक उसके साथ नीचे आया। मुझे वो बुलबुल चाहिए, वो सांस बहाल करते उस कफ साज से कह रही थी। बाजी अभी दुकान बंद होने वाला है, उस पठान ने साफ मना कर दिया। होने वाला है, वह नहीं है। आवाज़ पर जहां आनिया ने चेहरा मोड़ा था वहीं पठान के चलते हाथ भी रुके। डबल पैसे ले लो, मगर जो मैडम को चाहिए वो दो, बुराक कहता उसके बराबर में खड़ा हो गया। आनिया का चेहरा जो बुझ सा गया था एक पल में खिल उठा। वो कफ साज अंदर गया और उस बुलबुल को बाहर निकालने लगा। रुको, मुझे वो पिंजरा भी चाहिए। आनिया ने उसे आवाज़ दी। अलग से पैसे लगे। वो कुछ कहते कहते रुका। बुराक ने आनिया की जानिब देखा। वह आंखें फाड़े उस पठान को देख रहा था। कुछ देर बाद उससे उस बुलबुल का खाना ले रही थी। फिर गाड़ी की तरफ बढ़ी, पीछे वाला दरवाजा खोला और उसे अंदर रख दिया। उदास बुलबुल के दिल से कई सदाएं निकली। अंधेरे में वो एक बार फिर उदास हो गई। आज़ादी की आखिरी उम्मीद भी छिन गई। कफ्स की सलाखों में सूरज भी धुंधला सा लगता है। मैं गाती तो हूँ मगर दिल मेरा उजड़ा सा लगता है। रात का अंधेरा तो सरवर मंजिल में बिछा गया था। साले अपने कमरे में गेंद को दीवार पर मारता और उसे कैच करता। यही अमल वो बार बार दोहरा रहा था। वो मासूम लड़का बहुत पीछे रह गया था। अब उसकी आंखें शैतानी थी और चाल इब्लीस की जैसी, जैसे अभी साजिश रचेगा। फोन बजने पर उसने गेंद को रोका और बेड पर उछाल दिया। इतने अरसे से एक काम कहा हुआ है। फोन के पीछे से किसी की आवाज आई। वो वहां बैठा एकदम सीधा हुआ, जिस्म का हर एक हिस्सा जैसे अलर्ट हुआ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसकी आवाज मध्यम थी, वहशत ज़दा। कोशिश? मुकाबिल की आवाज में तंज था। मैं बता रही हूँ तुम्हें, मुझे शावेज असद सरवर अगले 2 दिन में यहाँ चाहिए, वरना मैं तुम्हारा जो हशर करूंगी ये तुम जानते हो। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि साले की दिल की धड़कनें तेज हुई। जी बॉस, उसने कहा और मुकाबिल ने फोन रख दिया। ओह गॉड, क्या करूं मैं? वो सोचों में गुम हुआ। सफ़े अचानक से पलटने लगे। माजी खुलकर सामने आने लगा, मगर क्या उसका माजी खुल जाना इतना आसान था? नहीं, वो सिया था और सियाही की जानिब कोई नहीं जाना चाहता। 2 दिन के बाद पहली पेशी है। बुराक अपने कमरे में दाखिल हुआ तो ये पहला पैगाम था जो उसके नंबर पर मौसूल हुआ था। भाई आज ही वलीमा हुआ है, खुदा का खौफ करके कुछ दिन सुकून कर ले, काम भाग नहीं रहा। बुराक ने मुस्कुराहट दबाते हुए उसे वापस लिखकर भेजा। वलीमा आज हुआ है, शादी पहले हो गई थी। बुराक जानता था इस वक्त उसने अपनी थोड़ी को बाएं हाथ की 2 उंगलियों से खुजाया होगा। उसने मुस्कुराकर फोन बंद कर दिया। उसने काफी देर से नाना और यमुना को नहीं देखा था। क्या वो वापस चले गए थे? यही सोचकर वो कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगा। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने नीचे की जानिब देखा तो वहां लियाकत और आनिया बैठे किसी चीज पर हंस रहे थे। उसके कदम जैसे थम गए। आज वो दूसरी बार उसे हंसते हुए देख रहा था। वो आखिरकार हील हो ही रही थी। वो दोबारा से हंस रही थी, मगर वो अब तक असलियत तक नहीं पहुंच सका था। वो जानता था कि वो बहुत कुछ जानती है और बुराक को इस बात का अंदाजा था कि वो आनिया का कोई अपना था, मगर कौन? हुमायूं? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? उफ उफ बुराक। उसके कदम अपने कमरे की जानिब बढ़े। उसने लैपटॉप निकाला और अचानक से जहन में एक बात आई। बस इतना समझ लो कि वो मुझ पर, हम पर नजर रखता है। उसे पल पल की खबर मिलती है। उसने कुछ सोचते हुए बालकनी का रुख किया। कैमरे के पीछे बैठे शख्स ने जोर से मेज पर पड़ा हुआ गिलास नीचे गिरा दिया। फोन निकाला और उस पर कुछ लिखना शुरू किया। तुम कर क्या रहे हो साले? सेंड का बटन दबाया और फोन मेज पर उछाल दिया। बुराक बालकनी में बैठा सर्वर के कत्ल की सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। वो इस वीडियो को 1000 बार देख चुका था, मगर अब तक कुछ भी समझ नहीं आया था। उसने वीडियो देखते लैपटॉप बंद करना चाहा, मगर कुछ नजर आने पर एक लम्हे को वापस लैपटॉप देखने लगा। वो इंसान जो सर्वर पर वार कर रहा था, वो बायां हाथ इस्तेमाल कर रहा था। ओह गॉड, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, बायां हाथ। उसने लैपटॉप एक तरफ रखकर कुछ सोचना चाहा। उस दिन जब सर्वर यहाँ से निकले थे तब उनको किसकी कॉल आई थी? सोचो बुराक, सोचो। उसने सोचना चाहा, मगर दिमाग जैसे खाली था, कुछ भी याद नहीं आ रहा था। कुछ सोचते हुए वो उठा और रेलिंग तक आया। वहां से उसके घर का लॉन दिखाई देता था। रात के वक्त वहां कई जुगनू जगमगा रहे थे। दरवाजा खुलने की आवाज पर उसने मुड़कर पीछे देखा। आनिया कॉफी का कप थामे अंदर आ रही थी। यहाँ हूँ, उसने बालकनी से आवाज लगाई तो वो वहां आ गई। जह नसीब,
हमें ये शर्फ कैसे बख्शा आपने? वो उसके करीब आई तो वो कहे बगैर न रह सका। तुम बहुत नाशुक्रे हो, उसने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। वो उस वक्त आरामदेह से खुले कपड़ों में मलबूस थी। बुराक ने उसके हाथ से कॉफी का कप लेना चाहा तो उसने हाथ पीछे कर लिया। उसके कपड़ों का बाजू सरक कर पीछे हुआ तो बुराक की नजरें उसकी कलाई पर जा रुकी। वहां 3 उंगलियों के निशान थे। एक लम्हे को वो ठिठका, फिर उसके हाथ से कप लिया और रेलिंग पर रखा, फिर उसका बाजू पकड़कर सामने किया। क्या कर रहे हो बुराक? वो उकताई। बुराक की निगाहें उस निशान पर रुक गई। ये क्या हुआ है आपको? उसका लहजा ना नरम था और ना सख्त, वो तहकुमाना था। वो कुछ कह ना सकी। दिन वाला वाकया आनिया की आंखों के सामने आया। साले, हाँ, उसने हाथ को थामा था। कुछ नहीं, तुम छोड़ो। उसने हाथ छुड़ाना चाहा मगर मुकाबिल ने गिरफ्त सख्त कर ली। ये किसने किया है आनिया? वो अब सख्ती से बोला। मैं हर बात तुम्हें बताने की पाबंद नहीं हूँ। उसने झटके से बुराक की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाया। मिल्कियत नहीं हूं मैं तुम्हारी जो हर वक्त हक जताते हो, उसने कहा और वापस जाने के लिए मुड़ गई। वो वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा और फिर न जाने कितनी देर उस कॉफी के कप को हाथों में थाम कर बैठा रहा। अब उसे बाएं हाथ वाले आदमी को ढूंढना था। कप के अंदर मौजूद माया अब ठंडा हो चुका था। उसने एक ही बार में उसे हलक से नीचे उतारा तो करवाहट सारे मुंह में फैल गई, लेकिन वो करवाहट उससे कम थी जो आनिया की बातों में थी। क्या वो वाकई उस पर कोई हक नहीं रखता था? मगर आज उसने खुद उसे इजाजत दी थी। उसे लगा था वो उसकी हो जाएगी, मगर कहते हैं ना, जो किस्मत में न लिखा हो उसे आप चाहकर भी अपने साथ नहीं बांध सकते। वो भी नाकाम हो रहा था। शायद उसकी पहुंच से ऊपर एक चीज थी, वो जो लिखी जा चुकी थी, और उसमें आनिया सरवर बुराक मिर्जा के लिए नहीं थी। मे बी इन अनदर यूनिवर्स शी'd लव मी। वो धीरे से बड़बड़ाया। ये क्या था जो उसे आज महसूस हुआ था, और वो क्या थी जो एक पल उसे पास बुलाती थी और अगले पल वो उसे धुतकार देती थी। वो उससे खेलती थी और वो उसे खेलने दे रहा था। वो अगर उसका दिल मुट्ठी में लेकर दबा भी देती थी, वो शायद उसके उस लम्स के लिए शुक्रगुजार होता। ये मोहब्बत तो ना थी, फिर क्या था? 4 से 5 महीने में ऐसा क्या हो गया था कि उसके लिए ये सब बदल गया था? उफ बुराक, मत सोचो ये सब, उसने खुद को डपटा, मगर दिमाग भटक भटक कर उसकी जानिब जा रहा था। कुछ सोचते हुए वो उठा और कमरे से बाहर निकलकर आनिया के कमरे का दरवाजा खोलकर बगैर दस्तक दिए अंदर दाखिल हो गया। वो शायद सोने के लिए लेट रही थी। बेड पर बैठी वो कंबल खींच रही थी कि उसे देखकर एक लम्हे को ठिठकी। अब क्या है? दोनों हाथ उठाकर उससे पूछा। तने हुए आसाब एक पल में ढीले पड़ गए। जिन आंखों में सख्ती थी वो एक पल में नरम हो गई और फिर लबों पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई। आप क्यों रूड होती हैं मेरे साथ? वो चलता हुआ बेड के करीब आया, उसकी थोड़ी के नीचे उंगली रखी और उसका चेहरा ऊपर की जानिब उठाया। देखें, मैं करता ही क्या हूँ? एक नया सवाल। जवाब में वो खामोश रही। एक नॉर्मल सी बात पूछी थी और आप गुस्सा हो गई। तुम्हारे पूछने का तरीका गलत था बुराक। मुझ पर मैं किसी का हक बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे ऐसा हक जताना नहीं पसंद। मोहब्बत में हक जताया जाता है मिसिस। तुमने मुझसे ऐसा बात की जैसे मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हूँ। वो रोटी रोटी कह रही थी। वो कुछ और नरम पड़ा, झुककर उसका हाथ थामा और उसे खड़ा किया। फिर हाथ थामे वो उसे खिड़की तक ले गया था। खिड़की से बाहर चांद पूरी आसमान पर चांदनी फैलाए हुए था। आप पर मेरा हक है आनिया। आप इस बात को माने या झुटलाएं, जब आपने 2 बोल कहे थे तब आप मेरी हो गई थी और मैं आपका। वो चांद को देख रही थी और वो पास खड़ा उसे। आनिया का ध्यान उसकी तरफ नहीं था और उसकी तवज्जो का मरकज बस वही थी। ये मोहब्बत भी इंसान से क्या क्या करवाती है, कैसे कैसे इम्तिहान दिलवाती है। और मैंने तजस्सुस के मारे पूछा था। मुझे हक है कि मैं आपसे पूछ सकूं। मुझे हक है कि आपसे हर बात का जवाब तलब करूं। मुझे, क्या मैंने तुम्हें कोई हक दिया? वो उसके बात काट कर एकदम बोली तो बुराक ने उसका हाथ थामा हुआ छोड़ दिया। हाथ पहलू में जा गिरा था और बुराक के पहलू में धड़कता हुआ दिल। बुराक, हमारे दरमियान कोई ऐसा रिश्ता ना कभी था और ना कभी होगा। वो उसकी बातों को समझ क्यों नहीं पाता था? क्या वो उसे आज तक थोड़ा सा भी नहीं जान सका था? तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए बुराक। कोई भी उसका नाम लेता था तो उसे बुरा लगता था। वो लेती थी तो दुनिया जहां में उससे ज्यादा खूबसूरत नाम कोई नहीं लगता था। आनिया की बात पर एक लम्हे के लिए बुराक की सारी दुनिया रुक गई थी। कहा था ना, ये मोहब्बत नहीं है, ये उससे बढ़कर कुछ है। और उसकी तो सारी दुनिया वही थी
जो उससे दूर जा रही थी, जो उसे उम्र भर की दूरी की सजा सुना रही थी, वो भी ऐसा गुनाह की जो उसने किया ही नहीं था। यही तो जिंदगी होती है। यहाँ सबको सब नहीं मिलता। यहाँ अगर सब हमारी मर्जी से होने लगा तो फिर उसे दुनिया क्यों कहा जाएगा? फिर इसे जन्नत का नाम दे दिया जाएगा। वो कुछ भी कहे बगैर पलट गया। उसे रोग नहीं लगाना था, उसे कमजोर नहीं बनना था, उसे भीख नहीं मांगनी थी जैसे 9 साला बुराक ने मांगी थी। अब नहीं, वो जाने वाले को नहीं रोक सकता था। जो जाने का फैसला सुना देता है वो आपका कभी होता ही नहीं, और जो आपका था ही नहीं उस पर मलाल कैसा, उस पर दुख कैसा। उसने धीरे से उसके कमरे का दरवाजा बंद किया और सीढ़ियां उतरने लगा। एक सीढ़ी से पांव फिसला तो बामुश्किल खुद को गिरने से बचाया। वो कुछ देर पहले तक खुश था, फिर अभी वो क्यों बदल गई थी? ऐसा क्या हुआ था इन चंद लम्हात में? कमरे में बैठी आनिया बेड पर चिट लेटी छत को देख रही थी। उसकी सोचों में भी वही था। काश वो उसे बता सकती। वो उसे उस सब से दूर रखना चाहती थी। वो अपनी जिंदगी में मौजूद उस दूसरे मर्द को नहीं खोना चाहती थी। वो उसे मार देगा अगर वो दरमियान में आया, तो वो बुराक को मार देगा और वो ऐसा नहीं होने देगी। खौफ ने उसे अपनी लपेट में ले रखा था। वो करवट के बल लेटी सिमट सी गई। आंखों से कई आंसू निकलकर तकिए में जज्ब हो गए। डर जीत रहा था। शायद उसने जंग से पहले ही हथियार डाल दिए थे। यह डर इंसान से उसका सब कुछ छीन लेता है, उसकी हिम्मत, उसकी आवाज, उसकी पहचान, हत्ता कि उसका ईमान भी। डर एक ऐसा साया है जो रोशनी में भी साथ रहता है और अंधेरे में तो गोया पूरा वजूद निकल लेता है। ये दिल के अंदर खामोशी से जगह बनाता है, आहिस्ता आहिस्ता जड़ें फैलाता है, यहाँ तक कि इंसान अपनी ही सोचों का कैदी बन जाता है। जैसे कोई परिंदा कफ्स में रहते रहते उड़ने से डरने लगता है, वैसे ही इंसान भी अपने खौफ के पिंजरे में रहने का आदी हो जाता है। डर इंसान से उसका सब कुछ छीन लेता है। वो उसका खुद छीन लेता है। वो उससे उसका वजूद छीन लेता है। वो लम्हा जब इंसान डर के सामने झुक जाता है, उस लम्हे वो अपनी रूह का इख्तियार गंवा देता है। मगर जब वही इंसान खुद की जंजीर को तोड़ देता है तो दुनिया का सबसे आज़ाद वजूद बन जाता है। क्योंकि असल आज़ादी जेलों से निकलने में नहीं, अपने खौफ से निकलने में है। लेकिन क्या डर से निकलना इतना आसान था? अगर आसान होता तो कमरे में एक कोने में रखे कफ्स में कैद वो बुलबुल उसकी सलाखें तोड़कर बाहर निकल जाती। मगर डर ने उसकी हर सलाहियत छीन ली थी। उदास बुलबुल की जिंदगी में एक बार फिर अंधेरा छा गया था। कफ्स की सलाखें एक बार फिर जीत गई थी। लेकिन वो बुलबुल कौन थी? बेड पर पड़ी वो इंसान या कफ्स में कैद वो परिंदा? बुराक का रुख गाड़ी की जानिब था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बाहर निकलते साथ उसके चेहरे से हवा के कई झोंके टकराए थे। वो उस सब से दूर जाना चाहता था, बहुत दूर। आनिया उसके साथ जो खेल खेल रही थी, उसे उससे निकलना था। वो हर चीज को भूलना चाहता था। वो जैसे एक बार फिर वही 9 साला बच्चा बन गया था जिसे सरवर ने संभाला था। मगर इस बार उसके लिए किसी ने नहीं आना था। इस बार वो अकेला था। उसे अकेले सरवाइव करना था। उसे ये हर हाल करना था। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड। और साले ने ही आनिया का किडनैप किया था और असद को भी शायद उसने ही मारा है। और किसके कहने पर मारा है तो वो अभी मालूम नहीं, लेकिन अभी भी हो सकता है शायद आनिया की फुप्पो ही हो। देखते हैं बाकी। और हुमायूं के फादर ने भी कुछ किया था, क्योंकि हुमायूं कहता है कि आपने भी तो किया है, और कुछ शायद बिजनेस में करा हो। बाकी देखते हैं। और जो है वो औरत है तो शायद घर की है, इसी घर से है तो फुप्पो हो सकती है। और जब ये कॉल पर बात करता है तो शायद कोई बाहर का भी हो सकता है। तो देखते हैं। और आपको क्या लग रहा है बताना ज़रूर। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।